हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ना। लेकिन आज का लेक्चर जो हमारा है उसमें हम देखेंगे इथिकल इश्यूज या फिर इथिक्स एंड इंटरनेशनल फंडिंग एंड एड, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डिफरेंट टाइम पे वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको बहुत तरह से या फिर फाइनेंशियल या फिर टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन, कई तरह से मदद करते हैं। सुनने में अच्छा है, ठीक है, कहने में अच्छा है, लेकिन इस मदद की जो मीन्स है, जो माध्यम है, उसको भी लेकर के बहुत सारे इथिकल इश्यूज हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा वही हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके पीडीएफ को या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी किसी भी तरह से लेकर के आप बैठिए, उसके बाद लेक्चर देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेन एड क्या होता है। किसी भी एक कंट्री को, किसी भी कंट्री को बाहर की कंट्री से किसी भी तरह का मदद मिलना ही फॉरेन एड कहलाता है। यह किस रूप में हो सकता है? या तो मनी के रूप में हो सकता है, या फिर कुछ सामान दे सकता है कोई कंट्री, या फिर टेक्निकल नॉलेज या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, सीधा सीधा फ्रॉम द डेवलप्ड टू द अंडर डेवलप्ड कंट्री, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एड या फॉरेन, आप कह सकते हैं कि सहायता, ठीक है ना, असिस्टेंस। अब ये फंडिंग हमको या किसी भी कंट्री को क्यों दिया जाता है, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों जरूरत पड़ती है उसकी। तो इसके दो तरह के एक्सप्लेनेशन है। एक तो फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है, दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन है। तो इकोनॉमिक तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिलोसफिकल ये है कि उसका पहला रीजन ये है कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। भाई देखो, देश अलग है, लेकिन चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे यूएसए में रह रहे हो, या ब्राजील में रह रहे हो, या फिर युगांडा में रह रहे हो, यहाँ पे हर जगह रहने वाले व्यक्ति क्या है? ह्यूमन ही है, ठीक है ना। तो एक ह्यूमन होने के नाते दूसरे ह्यूमन की मदद करनी चाहिए। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन है कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को ध्यान में रख करके एक देश दूसरे देश की मदद करता है, ठीक है ना। We might have drawn artificial boundaries to create nation state, but we belong to the human race, ठीक है ना। दूसरा है हिस्टोरिकल कंसर्न, मतलब कि हिस्ट्री में, पास्ट टाइम में कुछ डेवलप्ड कंट्रीज, आज की सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत जम के एक्सप्लॉइट किया है किसको? जो आज की डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो यह माना जाता है कि हिस्टोरिकल ग्राउंड पे जो आपने ऐतिहासिक रूप से दोहन किया है, उसकी भरपाई आप करिए। तो एक हिस्टोरिकल बर्डन है कि हिस्ट्री में हमने जो है लूटा था, और आज जो है हम उनका मदद करेंगे, ठीक है ना। पोस्ट colonial nations like UK, France, etc. developed by exploitation of other nations in Asia, Africa and South America. To compensate for that, they give grants and soft loans to their earlier colonies. मतलब कि आज वो अगर डेवलप हुए हैं, तो क्यों डेवलप हुए हैं? क्योंकि इतिहास में उन्होंने एशिया, अफ्रीका जैसे कंटिनेंट्स में बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग की, और आज उनका नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी पास्ट की कॉलोनीज को असिस्टेंस दें, एड दें, ताकि वो भी डेवलप हो सके। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेक्रीफाइस। इट इज द ड्यूटी ऑफ वेल ऑफ टू सेक्रीफाइस सम ऑफ देयर वेल्थ टू प्रोटेक्ट दोज हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये भी फिलोसफिकल बेस ही है कि जो जिसके पास बहुत ज्यादा है, वो अपना कुछ धन, कुछ दौलत जो है वो सेक्रीफाइस करे, किसके लिए? कि ऐसे लोगों के लिए कि जो खुद की सुरक्षा या खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन है। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि इन्वेस्ट करने का उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ पे आते हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। और जो अंडर डेवलप्ड हैं और या फिर जो डेवलपिंग है, उनका विकास भी होता है, ठीक है ना। तो ये एड क्यों दिया जाता है दोस्तों? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर में फॉरेन एड क्यों दिया जाता है। दो एक्सप्लेनेशन, एक फिलोसफिकल है, दूसरा इकोनॉमिकल, ठीक है ना।
और इसमें जो भी चीजें हैं, चाहे ह्यूमैनिटेरियन है, चाहे हिस्टोरिकल है, चाहे सेक्रीफाइस है या फिर इकोनॉमिकल है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने तरह के टाइप्स हो सकते हैं, कितनी तरह से सहायता की जा सकती है, तो सबसे ज्यादा प्रचलन में दोस्तों यही है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक, दो तरह के हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, मिलिट्री एड कब दिया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? दो लॉजिक हो सकता है। एक तो ये कि जो कंट्री, जिस कंट्री को मिलिट्री एड देना चाहती है, मतलब कि जो रिसीवर है वह अपना मिलिट्री डेवलप करना चाहता है। ठीक है, मिलिट्री एड मतलब कि कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए, कुछ मिसाइल्स तोप दे दिए, तो जो रिसीवर है उसकी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है, जो आर्मी की स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा सा डेवलप होगी। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कोई कंट्री ऐसी है जो कि इंटरनल सिविल वार से प्रभावित है और उससे निपटने के लिए उस कंट्री को मिलिट्री एड की आवश्यकता है, तो वह बाहर की कंट्री से मिलिट्री एड लेता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा विजिबल है, देखा जाता है। ठीक है ना? आप इसका एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान ले सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने हथियार को सिंपली क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ठीक है ना? बेचना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तीसरा रीजन, तीसरा रीजन ये हो गया। चौथा रीजन एक और भी हो सकता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जिसके पास असलहे हैं, जिसके पास आर्म्स हैं, वो अपने एलाइज को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है वो जीता जा सके, उसको अपने ग्रुप में मिलाया जा सके। इसका एग्जाम्पल आप पाकिस्तान देख सकते हैं। पाकिस्तान को यूएसए ने आर्म सप्लाई किया था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वह अपना एलाई बनाना चाहता था। ठीक है ना? अगर इसके पीछे इसका जो इथिकल इशू है वो देखा जाए, तो दोस्तों इसको ना वर्स्ट फॉर्म ऑफ एड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है, अस्थिरता पैदा कर सकता है किसी भी रीजन में। जैसे कि पाकिस्तान को जब सहायता दी गई, तो वह आप देख सकते हैं कि इंडिया में या साउथ एशिया रीजन में एक जो है डिस्टेबलाइजेशन उसने क्रिएट किया, अस्थिरता क्रिएट किया। या फिर अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को तालिबान को दिया, तो वहां पे डिस्टेबलाइज हो गया। ओके, द ऑब्जेक्टिव of this kind of aid is garner new military allies are to strengthen the military capability of their respective allies। ये हमने बताया कि जो उसके पीछे रीजन होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो दो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है। एक तो ये कि जो मिलिट्री एलाइज हैं उनको जो है अच्छे, सॉरी, जो कंट्री है उनको एक मिलिट्री एलाई के रूप में बनाना, या फिर जो एलाइज हैं उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यूएस यूज टू गिव ह्यूज मिलिट्री असिस्टेंस टू द पाकिस्तान। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अगर आपको किसी भी कंट्री की मदद करनी है तो आप उसको टेक्निकली एडवांस बनाइए। इसका जो एम होता है, एम क्या होता है? प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इंस्टेड ऑफ इक्विपमेंट एंड हेल्प्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग। आप जो है कोई भी चीज अगर किसी भी कंट्री को सच में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपनी कंट्री से नॉलेज या इंफॉर्मेशन आप जो है उसको कंट्री को प्रोवाइड करवाइए, ना कि आप जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई इक्विपमेंट बना दिए और वह इक्विपमेंट आप दे रहे हैं। इक्विपमेंट तो वो कंट्री यूज कर लेगा, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इक्विपमेंट के बजाय क्या दीजिए, उनको टेक्निकल नॉलेज दीजिए। ओके, ये जो है ना लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बेनिफिट इसका सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में इंडिया के द्वारा जो अफ्रीका में पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद इकोनॉमिक एड, अगर मिलिट्री और इकोनॉमी की बात की जाए, यही दोनों सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है, यही सब सबसे ज्यादा हिट है। These are the economic loans given at very nominal interest cost which are to be repaid over a long time। मतलब ये इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, मतलब 100 साल में वापस करना, 150 साल में वापस करना। और इंटरेस्ट जो है 0.1% या फिर उससे भी कम, इस तरह का इंटरेस्ट होता है। तो ये सिंपली ये होता है कि आप किसी कंट्री को पैसा दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सच लोन्स can help in the economic development of a nation by setting up the infrastructure। भाई उस पैसे का जो है वो, अभी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसमें इश्यूज भी हैं, अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें इश्यूज भी हैं, अभी आगे देखेंगे।
तो जो कंट्री पैसा लेती है बाहर से, वो क्या करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करती है और जिसकी वजह से उसका विकास होता है। उसके बाद सिंपली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब कि किसी क्राइसिस के टाइम पे, किसी इमरजेंसी के टाइम पे आप किसी कंट्री को कुछ पैसा प्रोवाइड करवा दिए, कुछ दवा प्रोवाइड करवा दिए, कुछ अनाज प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है ना, कुछ कपड़े उपड़े भिजवा दिए, तो इस तरह के जो असिस्टेंस होते हैं उसको हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली मालदीव को इंडिया ने दिया, ठीक है ना, दवाइयाँ दी, कपड़े दिए, पानी दिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस 4 तरह के 4 तरह के इंटरनेशनल एड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें इश्यूज क्या है, तो सबसे बड़ा इशू इंटरनेशनल फंडिंग में यही है कि स्टेट को दिया जाए कि नॉन स्टेट को दिया जाए। मतलब देखिए, स्टेट का मतलब, देखिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में बड़ी बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप सिंपल समझ लीजिए। स्टेट का मतलब कि आप सीधा सीधा गवर्नमेंट को सहायता दे रहे हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब कि अदर देन द गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी एजेंसी जो कि उस देश में, उस कंट्री में डेवलपमेंट का काम कर रही है या फिर कोई अदर काम कर रही है, ठीक है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स में गुड एक्टर्स भी होते हैं, बैड एक्टर्स भी होते हैं, और जो बैड एक्टर्स होते हैं वो सोशल, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को सहायता दिया जाए, या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं लाइक एनजीओज हैं, ठीक है ना, या फिर सिविल सोसाइटीज हैं, उनको डायरेक्ट पैसा दिया जाए। अब इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि if the fund are given to the government of donee country, most of the times they are inefficient in spending them। अगर वह फंड डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है तो बहुत बार यह देखा जाता है कि उसको वो इफिशिएंटली नहीं खर्च कर पाते हैं। फ्री का पैसा मिला है, जैसे मन करे वैसे जहां मन करे वहां पे खर्च करते हैं। या फिर एनजीओ एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूटिलाइज द फंड इफेक्टिवली देन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि गवर्नमेंट को नहीं दे रही है डायरेक्ट, कोई ऐसा एनजीओ या यूएन ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्ट किसी पर्पज के लिए अपना पैसा खर्च करे, तो यहाँ पे एक इशू है। देखिए गवर्नमेंट को दे रही है तो वहां पे इशू ये है कि वो एफिशिएंटली स्पेंड नहीं कर रही है, लेकिन अगर ये एनजीओ और यूएन ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली अगर काम कर रही हैं तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत वहां पे सॉवरेनिटी की है, ठीक है ना, संप्रभुता की है, कि आप किसी भी कंट्री में जा करके आप डायरेक्ट अगर काम कर रहे हैं तो आप उस कंट्री की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम दोनों जगह है। तो एक जो इशू है वो यही है कि स्टेट को दिया जाए कि नॉन स्टेट एक्टर्स को दिया जाए। दूसरा दूसरा इशू क्या है, कंडीशंस ऑन द फंड। जैसा कि हमने कहा ना कि इकोनॉमिक जो एड है वो सबसे हिट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द फंड्स दैट डेवलपिंग नेशंस रिसीव हैव लार्जर नंबर ऑफ कंडीशंस अटैच्ड टू देम, सच एज receiving nation cannot use it for their most pressing need but only on projects which donor country or agency allow। मतलब कि पैसा तो देती है, लेकिन वो सिंपली ये कहती है कि आप इन पैसों को इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेंगे, इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के अलावा आप और कहीं कहीं पे पैसा नहीं खर्च कर सकते। इशू यहाँ पे क्या आता है, दो इशू, एक तो ये कि इस प्रोजेक्ट के अलावा भी उस कंट्री को और भी सारी जरूरतें हैं। दूसरा कि इस जो प्रोजेक्ट के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, वो जो डेवलप्ड कंट्री पैसा देती है ना, वो अपना ऑब्जेक्टिव साधने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा तो इस प्रोजेक्ट की वजह से आने वाले समय में मैं इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उसके बाद highly paid observers have to be hired which make the overall cost very expensive। फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका ने कोई कुछ पैसा दिया कि आप इस प्रोजेक्ट को चलाइए, तो यूएसए ने एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे नियुक्त करता है कि आप इस प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है उसको देखिए। तो भाई जो ऑब्जर्वर है वो भी तो पैसा लेगा, तो जब ये अननेसेसरीली पैसा जो खर्च होता है, वो जो ओवरऑल कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट की उसको वो बढ़ा देता है। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ग्रांट्स come with the large conditions like opening the market for the world। This can therefore be viewed as the continuation of colonialism by other means। आप इसका एग्जांपल 1991 में देख सकते हैं, जब हमको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हमको पैसा मिला
तो उसके साथ साथ एक शर्त भी आई कि आप जो है अपने मार्केट को ओपन करिए। तो मार्केट जब ओपन होगी तो बाहरी कंपनियां आकर के स्टेब्लिश होंगी और यहाँ के रिसोर्सेज का वापस से वो दोहन करके अपनी कंट्री में ले जाएंगी, जो कि माना जाता है कि जो कॉलोनियल डेवलपमेंट पास्ट में हुआ था उसी का विस्तार ये है, लेकिन नए माध्यम से, अन्य माध्यम से। ठीक है ना। तो ये 3 इश्यूज हो गए। चौथा इशू अदर एस्पेक्ट अगर हम बात करें, द प्रोलिफरेशन ऑफ मोनोकल्चरलिज्म, एक इशू ये भी है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हमको तो नहीं लगता। देखिए आप जब भी बाहर से कोई पैसा आता है तो वो अपने साथ साथ एक कल्चर भी लेकर के आता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज बार बार हर जगह इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनका कल्चर भी स्प्रेड हो रहा है, और जिसकी वजह से मोनो कल्चर का विकास हो रहा है, मोनो कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद modern technologies are preserved for profit motives and obsolete technologies are transferred instead of advanced to the developing nations। मतलब ये कि रसिया का जो मिसाइल खराब हो गया, रसिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर खराब हो गया, वो उसको मतलब आउटडेटेड हो गया, वो उसको इंडिया को भेज दिया। तो इस तरह का मतलब जो नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं, जो उनकी ऑब्सोलेट हो रही है, जो पुरानी हो रही है, वो दे रही है दूसरे कंट्रीज को। उसके साथ साथ करप्शन भी है। मतलब ये कि 100 रुपया अगर यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए रिलीज किया तो उसमें से केवल 1 रुपया मिल रहा है उस सोसाइटी को, या कभी कभी वो भी नहीं मिल रहा है। तो करप्शन है, बीच में ही उसको सब खा जा रहे हैं। तो करप्शन भी एक इशू है। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड, आप किसी भी कंट्री को बार बार पैसा देंगे तो वो क्या करेगा, उसी के ऊपर वो आधारित हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। फिर वो अपना जो उसका एफर्ट होता है वो अपना एफर्ट नहीं लगाएगा। ठीक है ना। तो ये सब सारे इश्यूज हैं जो कि आप देख सकते हैं जो एड आता है उस एड के पीछे क्या क्या इश्यूज हैं। अगर इसमें हम प्रॉब्लम्स देखें कि क्यों ऐसा होता है या फिर अदर प्रॉब्लम्स देखें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ऑफ द मेजर फंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इज दैट द यूनिलैटरलिज्म ऑफ द इकोनॉमिक पावर हाउसेस लाइक यूएस, ईयू, जापान एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्किंग। ज्यादातर जो एड आता है वो इन्हीं सब कंट्रीज से आता है। ठीक, यूरोपियन कंट्रीज से आता है, जापान से आता है या यूएस से आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका जो काम करने का तरीका है ये अनडेमोक्रेटिक है। ये हमेशा अपने प्रॉफिट को अपने बीच में, मतलब जो उनका कॉर्नर है वो प्रॉफिट है, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख करके वो हमेशा काम करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखने को मिलता है। जैसे वोटिंग शेयर आर इन फेवर ऑफ यूएस, ईयू एंड ग्लोबल नॉर्थ, मतलब कि जो 0 डिग्री के ऊपर वाले हैं, नॉर्थ वाले कंट्रीज हैं, उनके फेवर में ज्यादा वोटिंग शेयर्स हैं। इस वजह से जो उनका फंक्शनिंग है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाता है। आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया और चाइना हमेशा इस बात को जो है बड़े प्लेटफॉर्म से पे उठाता रहता है। उसके बाद ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द रीजनल प्रॉब्लम, जब भी कोई रीजनल प्रॉब्लम होती है, तो जैसे सपोज दैट कि साउथ एशिया में कोई प्रॉब्लम हुई, तो भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इफिशिएंट हैं, जो कैपेबल हैं, वो तुरंत रिस्पॉन्स करें और इनकी प्रॉब्लम्स को समाप्त करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन होता क्या है, या तो वो आंख बंद करके कान बंद करके बैठे रहते हैं, या फिर ऐसे टाइम पे वो रिस्पॉन्स करते हैं जब यहाँ की प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने को होती है, बाद में आकर के क्रेडिट ले जाते हैं। ठीक है ना। तो अनटाइमली रिस्पॉन्स उनका होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। उसके बाद इशूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू लार्ज बैकडोर डिप्लोमेसी, मतलब ये कि यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, मान लो यूएनएससी का, यूएन ऑर्गेनाइजेशन का किसी की मीटिंग चल रही है, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस मीटिंग को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वो सबके सामने नहीं बोल देंगे, लेकिन पीछे कुछ कंट्रीज को ऐसा कुछ करेंगे, इनको भड़काएंगे, इनको भड़काएंगे, इनको भड़काएंगे, उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करती है, अपने इंटरेस्ट को बीच में रख करके इनका जो है डिसीजन, इनका एक्शन, इनका बिहेवियर मॉडिफाई कर देती है, इन्फ्लुएंस कर देती है। तो इस वजह से जो फंक्शनिंग है उसमें अकाउंटेबिलिटी भी नहीं मिलती, ट्रांसपेरेंसी भी देखने को नहीं मिलती है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक अनडेमोक्रेटिक वर्किंग है, वर्किंग कल्चर है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो ये सब दोस्तों इश्यूज थे कि जिसको हम इंटरनेशनल फंडिंग में देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने 2 एग्जांपल लिया है। एक न्यूक्लियर वेपन के अराउंड जो एथिकल इशू है, कुछ लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। देखिए इसके पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है और यहाँ पे हमने इसको एलेबोरेट करके दिया है,
तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखिए न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड हमने दिया है, और दूसरा प्रॉब्लम एक और है जो एसाइलम से रिलेटेड है, ठीक है ना। एसाइलम के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में बात किए थे, इसलिए यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों का यही ये आपका होमवर्क भी है कि इसको आप खुद से पढ़ के खुद इसको समझिए, एग्जाम्पल के रूप में आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो देखा वो यही था कि इंटरनेशनल फंडिंग, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। आज हमने देखा कि इंटरनेशनल फंडिंग क्या होती है, एड क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, और इसके साथ इथिकल इश्यूज क्या क्या एसोसिएटेड है। और इसमें हमने दो एग्जाम्पल भी दिया है जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है और एसाइलम से रिलेटेड है। तो इसको आप खुद से पढ़ के खुद समझिएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट मतलब कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपली हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।